बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान तो दूसरी तरफ धक्का मुक्की कांड। आखिरकार इसकी क्या वजह है? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो अंबेडकर पे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या अमित शाह को बचाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है? जहां अमित शाह से माफी मांगने को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, जहां ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और अमित शाह को कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है कि राहुल गांधी को संसद से निष्कासित कर दिया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी जाती है। आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का लगता है, जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट आ जाती है। यानी कि विपक्ष ने धक्का मुक्की की, राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चोट आई। जहां बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या पूरी रणनीति अमित शाह को बचाने की है या वाकई राहुल गांधी गुनहगार हैं? एफआईआर दर्ज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुद्दा उठता है राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के एक भाषण को लेकर, जो भीमराव अंबेडकर पर वो बयान देते हैं और कहते हैं कि कब तक आप अंबेडकर का नाम जपते रहेंगे, भगवान का नाम जपेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहने के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाता है। संसद के अंदर भी अमित शाह का विरोध किया जाता है, संसद के बाहर भी विरोध किया जाता है, लेकिन अमित शाह अपने इस बयान पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि कांग्रेस को घेरते हैं और ये कहते हैं कि अंबेडकर का तिरस्कार कांग्रेस के कार्यकाल में कितना हुआ है ये आपने जाना ही है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा अब बन चुका है, यहाँ पर धक्का कांड से लेकर अपमान से लेकर, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरह से अमित शाह की तरफ से बयानबाजी की गई, क्योंकि गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और जाहिर बात है कि उनके मुख से इस तरह के शब्दों का निकलना यानी कि एक फैशन बन चुका है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इस तरह की बात कहते हुए वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इतना जो है नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग मिलता हुआ नजर आता। तो ये तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर अब चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आजाद समाज पार्टी है, मायावती है, आम आदमी पार्टी है, सब हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह कल संसद के अंदर देखने को मिला कि राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं, वो कल ब्लू कह सकते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का एक तरीके का परिधान माना जाता था कि ज्यादातर ब्लू पहनना पसंद करते थे, उसी तरह की परिधान में वो नजर आते हैं। राहुल गांधी भी अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाइट टी शर्ट में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कल वो भी ब्लू टी शर्ट में थे। और यहाँ से जब वो प्रदर्शन यानी कि एक विरोध प्रदर्शन करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, तो गेट के ऊपर जो मकर द्वार है संसद का, उसके बाहर में बीजेपी के तमाम सांसद खड़े हो जाते हैं और यहीं पे कहा जाता है कि धक्का मुक्की होती है। अगर आप देखें जो बयान है वो भी विरोधाभासी बयान है और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं जो राजपूत हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, आईसीयू में वो गए, उनके अगर बयान को आप देखें तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको धक्का पीछे से दिया गया, राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे। तो ये कम से कम स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ धक्का नहीं दिया गया। पहली बात में आप देखेंगे जो सारंगी हैं, उड़ीसा से सांसद हैं बीजेपी के, उनके बयान को आप देखेंगे जब जो एएनआई के रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते हैं कि आपको चोट कैसे लगी, तो कहते हैं कि राहुल गांधी का धक्का एक सांसद को लगा और वो सांसद मेरे ऊपर गिरे इसलिए मैं गिर पड़ा। लेकिन फिर वो रिपोर्टर कहता है कि क्या आपने को धक्का राहुल गांधी ने दिया है? फिर वो कहते हैं हाँ, मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया है। तो जिस तरह की चीजें निकल के आती हैं और जिस तरह से आनंद फानंद में तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और ऐसी गंभीर धाराएं कि उनके तहत उम्र कैद तक का प्रावधान है, तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को मोड़ देना चाहती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था वो अमित शाह को लेकर था। जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिए, उसको लेकर पूरा कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल था। लेकिन अब ये मामला पूरा डाइवर्ट हो चुका है। राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, एफआईआर तक दर्ज हो गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे जी को धक्का देकर गिराया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। लेकिन बीजेपी ने जिस उतावलेपन में आकर एफआईआर दर्ज कराई है, कहीं उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर ना आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरे का पूरा माहौल बनाया गया। उनको 2 साल की सजा भी मिलती है एक मामले में, उनकी संसदीय छीन ली जाती है और फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और वहां पर यह साबित होता है कि 2 साल की सजा इसलिए दी गई ताकि उनकी संसदीय जो है वो छीनी जा सके।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मोदी सरनेम वाला मामला था, जी। इसको लेकर राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी जब 2 साल की जी। सजा को रद्द कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से वही पूरी कोशिशें की जा रही है। क्या लगता है सर जी। कि क्या राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, राहुल गांधी को संसद से निष्कासित जी। करने की मांग की जा रही है, क्या इस आधार पर बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी की पूरी जी। मुहिम बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है, उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई 79 एज के सारंगी को जिस तरह से गिराया गया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि भाई 80 प्लस के जो खड़गे हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको जब गिराया गया तो उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के कह सकते हैं जो सांसद हैं और बयानबाजी को लेकर जाने जी। जाते हैं अक्सर, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं, टहल नहीं पाते, इसलिए ऐसा होता है, वजन बढ़ गया है। तो ये तमाम जो कटाक्ष है वो ये बताते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी अपने सांसद का डिफेंस कर रही है, अपने सांसद को बचाने का प्रयास कर रही है, अपने सांसद के पक्ष में खड़ी हो रही है। भैया अगर दूसरे दल का अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए कहीं ना कहीं आगे और आंसू दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, अब यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से जो दोनों पक्षों के बीच में तनातनी का माहौल आज सुबह से भी देखने को मिल रहा है कि जी। जहाँ कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करे तो वहीं बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। और जो मूल मुद्दा था, जो अम्बेडकर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि वो जिस छुप तरह जाता से है। वो छुप जाता है, उसके ऊपर कोई अब बात नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या ये पूरा का पूरा प्लान किया गया था, क्योंकि अगर ये सब बात हुई तो अब अम्बेडकर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमित शाह की तरफ से किया गया, वाकई में उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया गया है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी पता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर चुनाव है और यहाँ पर 22-23% के आसपास तकरीबन जो दलित वोट बैंक नजर आता है, उनको बीजेपी अपने हाथों से गंवा सकती है। इसलिए तुरंत अमित शाह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आती हैं। और अब जो संसद में कांड हो गया है, इसके बाद तो बीजेपी पूरी तरह से इस पूरे बयान को छुपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार इस बयान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से बीजेपी के पाप माफ नहीं होंगे, क्योंकि पहले जी। संविधान बदलने की बात कर रहे थे और अब भीमराव अंबेडकर के को लेकर जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बेहद आपत्तिजनक है। और आम आदमी पार्टी आने वाले दिल्ली चुनाव के अंदर इस मुद्दे को एक बड़े लेवल पर लेकर जाने वाली है और डेफिनेटली आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को इससे घाटा होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के तहत दिया गया ये बयान भारी पड़ सकता है। इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल अमित शाह पर खड़े किए गए। संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बताया गया। वही संविधान की किताब हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी जहां शपथ भी लेती हुई नजर आई, तो कई रैलियों में भी संविधान की किताबों को दिखाया गया। यानी कि ये दर्शाया जाता है कि विपक्ष है वो अंबेडकर की राह पर चलता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस को अपनाती है, अंबेडकर की विचारधाराओं को कहीं खारिज करती है। यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी सोच है, लेकिन अपनी पुरानी सोच में वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। संसद की जिस कार्यवाही की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो हो ही नहीं पाती है, एक दिन हुई, उसमें अमित शाह जो बयान देते हैं बिल के बाद पास होने को लेकर, जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात थी, अमित शाह के बयान के बाद फिर से लगातार लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज आखिरी दिन है, मुद्दे कई नजर आते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे। देखिए, अगर हम बात करें जगजीत सिंह ढल्लेवाल जो किसान नेता हैं, वो जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तबियत बिगड़ रही है लगातार। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, वो किसानों से मुलाकात नहीं करते, लेकिन जैसे ही सांसद को चोट लगती है अस्पताल पहुंच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप राजनीति से ज्यादा उस चीज पर गौर करिए जहां आपने शपथ लेकर उनका कह सकते हैं कि एक कर्तव्य निभाने का आपने वचन दिया था। यहाँ पर किसान अगर लगातार किसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं तो यहाँ क्या कृषि मंत्री इतने बिजी हैं कि वो उनसे जाकर बात नहीं कर सकते? क्या सरकारी जो महकमे हैं, क्या वो इतने ज्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं कि वो किसानों की नहीं सुन सकते? और जिस तरह से आमरण अनशन पे हैं और जिस तरह से मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं, उसको लेकर भी अभी तक बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। कल जब ये राहुल गांधी के साथ में पूरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद तुरंत शिवराज सिंह चौहान आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन किसानों के बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल के आता। तो जाहिर बात है कि इस पॉलिसी के ऊपर, इस तरह की नियत
इंसानियत के ऊपर सवाल उठेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन रहा है और दिल्ली का चुनाव है, ऐसे में शायद बीजेपी को फिक्र दिल्ली चुनाव की ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो दलित वोट बैंक है उनके हाथ से छिटक जाए, क्योंकि 20-25 साल से तो दिल्ली की सत्ता से बीजेपी बाहर है। इस बार ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद वो माहौल भी कहीं ना कहीं अब कुंद पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दलित समुदाय के साथ में और तमाम समुदाय हैं, तमाम देश है जो भीमराव अंबेडकर के बारे में हमेशा इज्जत और सम्मान की बात करता है। और जाहिर बातें करना भी चाहिए, जिन्होंने हक और अधिकार लोगों को दिए हैं, जिन्होंने संविधान को रचा है, देश को एक तरीके से एक बेहतर संविधान उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो ये उनकी जो प्रशंसा वो की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, खासकर बीजेपी के जो गृह मंत्री, जो कह सकते नेता और देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि भाई अम्बेडकर का नाम अगर आप ले रहे हैं, इससे बेहतर होता आप भगवान का नाम लेते। यानी कि कहीं ना कहीं मन में जो बात है वो जुबान पर उनकी आ गई शायद, क्या क्योंकि संविधान बदलने की बात पहले भी बीजेपी के नेता कई सारे ऐसे जो लगा 2024 के आम चुनाव में करते हुए नजर आए, उसमें बीजेपी को घाटा हुआ 2040 में सिमट के आके। अगर यहाँ पर एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता है, तो जो सत्ता पाने की चाह है वो एक बार फिर से दिल्ली के अंदर बीजेपी की शून्य होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तहत, कांग्रेस पार्टी के तहत विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर किया जा रहा है, आरोपों के घेरे में गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? आखिरकार संसद के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई बड़ा बयान क्यों नहीं देते हैं? अगर इतना ही लगाव जनता से है, अगर जनता के मुद्दों के बारे में सोचते हैं, जनता की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर चलते हैं और अगर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आकर कोई बड़ा बयान देना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। देखना होगा अब विपक्ष द्वारा जो मुद्दा उठाया जाता है, इस मुद्दे के तहत राहुल गांधी फंसते हुए नजर आएंगे या गृह मंत्री अमित शाह झुकते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर है। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।